अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए इत्तेहादी हुकूमत और कौमी इदारों में मिसाली हम आहंगी है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो अमन और भाईचारे का दर्स दें। बरी फौज के सरबराह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नफरत फैलाने में मुलव्वस अनासिर को पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म ने पुरअमन और खुशहाल खित्ते के लिए आसियान के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। पाकिस्तान ने उम्मत को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में इदारा-जाती इस्लाहात के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की गर्ज से नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी है। मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 66वां यौम शहादत मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मसला जम्मू कश्मीर का हतमी तस्फिया पुरअमन ज़राए से किया जाएगा। महसूर गजा में आज इसराइली हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और महकमे मौसमियात ने कल से पीर तक मुल्क में मानसून की मजीद बारिशों की पेशगोई की है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम पर जोर दिया है कि वो अमन और भाईचारे के पैगाम को फ़रोग़ दें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत और कौमी इदारों के दरमियान मिसाली हम आहंगी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए माजी की कोताहियों और गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इसके बानियों के ख्वाब के मुताबिक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें करने की ज़रूरत है। आज हमें मैं समझता हूँ इस बात का फैसला करना है और उलमाए कराम से ज्यादा मोतबर और लायक एहतराम सबका इस मुल्क में और कोई नहीं जो कि अमन और भाईचारे का पैगाम उसको आगे लेकर चले और मुल्क के अंदर जो मुनाफरत की सियासत हो रही है, जो तकसीम दर तकसीम हो रही है, उसके खात्मे के लिए मेंबर रसूल से आपसे ज्यादा कोई और मोतबर आवाज हो नहीं सकती। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खात्मे के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसे फितना अल खवारिज का नाम दिया गया है और वो पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने बिलखुसूस 2018 के बाद अवाम की खिदमत के लिए हुकूमती काविशों को सराहने के बजाय झूठी खबरें फैलाने और प्रोपेगेंडा करने के हवाले से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन फौजी जवानों की भी तस्दीक की गई जिन्होंने लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात को मुल्की तारीख में इंतहाई दिलखराश करार देते हुए कहा कि 1971 के सान्हे में मुलव्वस अनासिर बांग्लादेश में हालिया वाक़यात के दौरान अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। उन्होंने उलमाए किराम पर जोर दिया कि वो माशरे को मुनक़सिम करने वालों की हौसला शिकने के लिए अपना किरदार अदा करें और इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम को उजागर करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि IMF का अगला प्रोग्राम आखिरी होगा। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि इत्तेहादी हुकूमत और बड़ी फौज के सरबराह महंगाई से मुतासर आवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए जामी मनसूबे पर मुशावरत कर रहे हैं और सूबे इस सिलसिले में अपने मुतालिका मनसूबों का जल्द ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम, रोज़गार के तामीरी मौक़े और FBR और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है।
वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने इस मौके पर उलमाए किराम पर जोर दिया कि वो इंतहा पसंद अनासर के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि ये अनासर अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने के लिए इस्लाम की तालीमात को मस्ख करके पेश करते हैं। उन्होंने मुल्क में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान में बेचैनी और इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाना सबसे बड़ा जुर्म है और पाक फौज अल्लाह ताला के हुक्म से अफरा तफरी के खात्मे के लिए कोशा है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम ऐसे लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते जो ना शरीयत को मानते हैं और ना ही आइन की पासदारी करते हैं। उन्होंने उलमाए किराम और मशाइख पर जोर दिया कि वो माशरे में रवादारी और इत्तेहाद का दर्स दें और इंतहा पसंदी और कौम को मुनक़सिम करने की हौसला शिकनी करें। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता 4 अशरों से लाखों अफगान बाशिंदों की मेज़बानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्मगलर और माफिया दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के ज़रिए भी इंतशार फैलाया जा रहा है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और ख़त्म नबूवत के हवाले से 2 टोक अल्फाज में कहा कि कोई भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। कश्मीर के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर बर सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में मज़ालिम देखकर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल से हमें इस बात का सबक मिलता है कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने पुरअमन मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते के लिए जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक की तंजीम आसियान के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का एआदा किया है। उन्होंने आज यौम आसियान के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यह दिन जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की अलामत है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आसियान के नस्बुलैन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है और वो इसकी कामयाबियों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आसियान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी सतह पर रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए इस्लामी मुल्कों में वसीतर इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर साले बिन मोहम्मद अल बुदैर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया। सदर ने दोनों बरादर मुल्कों को मज़ीद करीब लाने के लिए सकाफ़ती और आवाम की सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर मस्जिद नबवी के इमाम ने गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी बरादरी के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत शराकतदारी है और दोनों मुल्कों को इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मस्जिद नबवी के इमाम ने पाकिस्तान में अमन व खुशहाली के लिए दुआ भी की। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर साले बिन मोहम्मद अल बुदैर इस्लामाबाद में हैं। उनका दौरा पाकिस्तान 1 हफ्ते पर मुहित है। डॉक्टर साले बिन मोहम्मद अल बुदैर कल फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मरबूत कोशिशें कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। जो महंगाई की शरह पिछले साल 40% थी, वो अब खाने पीने की अशिया की 40% थी, वो 2% पे आ चुकी है। जो ओवरऑल महंगाई की शरह 38% थी, वो 11% पे आ चुकी है। आप क्यों ये नाउमीदी और बर्बादी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते? तो मेरा पैगाम है आपके लिए, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान का विजन। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली सार्फिन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए एक मंसूबा वज़ा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ نیشنل ٹاسک فورس کی تشکیل کا مقصد توانائی کے شعبے میں بہتری لانا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت اس شعبے کی بہتری کے لیے ضروری اصلاحات بھی متعارف کروا رہی ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ ٹاسک فورس شعبہ توانائی میں اصلاحات کے متعلق تمام مسائل کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ ٹاسک فورس کے شریک چیئرمین محمد علی نے کہا کہ آج ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس تھا، لیکن آئندہ دنوں میں یہ اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس بجلی پیدا کرنے کی لاگت میں کمی کے اقدامات کرنے کے علاوہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے مسائل پر بھی نظر ثانی کرے گی۔ نیپرا نے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اس مہینے بجلی صارفین کے بلوں میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے 77 پیسے فی یونٹ ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ نیپرا کے ایک بیان کے مطابق جولائی کے مہینے کے لیے بلوں میں 3.33 روپے فی یونٹ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ اسی طرح رواں مہینے کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کم ہو کر 2.56 روپے رہ جائے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے کے تمام ہسپتالوں میں مریضوں کو جدید ترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ یہ بات انہوں نے آج میاں والی کے DHQ اسپتال کے دورے کے موقع پر کہی۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور متعدد سہولیات بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان میاں والی کے نمائندے آفتاب خان سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آج ایک روزہ دورے پر میاں والی پہنچی تو عوامی نمائندوں اور ضلعی انتظامیہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دورے کا مقصد میاں والی کے عوام کو دستیاب طبی سہولتوں کا جائزہ لینا اور مسلم لیگ میاں والی کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ضلع کے مسائل کی جانکاری تھا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں والی کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود طبی سہولیات کی بہتری کے لیے احکامات دیے۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، کمشنر سرگودا ڈویژن، RPO سرگودا ڈویژن، ڈپٹی کمشنر میاں والی اور دیگر حکام اور مسلم لیگ نواز کے نمائندے اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلباء پر زور دیا کہ وہ تعلیمی اہداف کے حصول کے لیے انتھک محنت جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے میرٹ پر بہترین اساتذہ بھرتی کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ تعلیم کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں تدریسی نظام کو بہتر بنایا جائے۔ وہ کراچی میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بورڈ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اسکول نہ جانے والے 3 لاکھ بچوں کو داخل کرانے اور آئندہ 2 سال میں 1000 ڈیجیٹل اسکول شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ گوادر میں روزمرہ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ گوادر سٹی تجارتی مراکز اور مارکیٹیں کھلی ہیں اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہو رہی ہیں۔ منڈیوں میں پھل، سبزیاں اور دوسری ضروری اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں اور ہوٹلوں، ریستورانوں اور منڈیوں میں خریداروں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج مظفر آباد میں سدنوتی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے حکومت سے تعاون کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ کسی کو بھی ریاست کا پرامن ماحول خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز یرموک نے علاقائی بحری سیکیورٹی گشت کے دوران آج بحرین کا دورہ کیا۔ بحرین کے بندرگاہ مینا سلمان پہنچنے پر بحرین نیوی کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفارت خانے نے جہاز کا استقبال کیا۔ کمانڈنگ آفیسر PNS یرموک نے بحرین نیوی کے حکام سے اہم ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ PNS یرموک نے بھی بحرین اور جاپان کے جنگی جہازوں کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد خطے میں بحری تعاون اور مشترکہ کارروائیوں کی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے۔ ملک بھر میں یوم آزادی کی تقریبات کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے شہزاد غوری کی خصوصی رپورٹ۔
یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں گھروں، دفاتر، شاہراہوں اور گلی محلوں کو خوبصورت قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں، ٹیکسیوں اور ٹرکوں پر قومی پرچم آویزاں کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوان پارکوں اور عوامی مقامات پر ملی نغموں کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے ملک و قوم سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بازاروں اور شاہراہوں پر قومی پرچم، قومی مشاہیر کی تصاویر والے بیجز اور جھنڈیوں کی فروخت کا سلسلہ بھی عروج پر ہے۔ اس بار گزشتہ برسوں کی نسبت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی جشن آزادی کی خوشیاں منانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ قومی پرچم کے رنگوں والی چوڑیاں اور لباس کی خریداری میں مصروف ہیں اور اپنے علاوہ بچوں کے لیے بھی خصوصی ملبوسات خرید رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین یوم آزادی پر خصوصی پکوانوں کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں آزادی کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ قوم اس عزم کے ساتھ 77واں یوم آزادی منا رہی ہے کہ وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنایا جائے گا۔ والے میجر طفیل محمد شہید کا 66واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ اگست 1958 میں مشرقی پاکستان کے سیکٹر لکشمی پور میں انہوں نے دشمنوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ میجر طفیل محمد 22 جولائی سن 1914 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیار پور میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1943 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سن 1947 میں جب وہ میجر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے، وہ اپنے پورے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور یہاں فوج میں خدمات انجام دینے لگے۔ جون سن 1958 میں میجر طفیل محمد کی تعیناتی ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی۔ اگست سن 1958 کے اوائل میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں ہندوستانی اسمگلرز کا کاروبار بند کرنے کا حکم ملا۔ میجر طفیل محمد نے اپنی کارروائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور 7 اگست سن 1958 کو دشمن کی چوکی کے عقب میں پہنچ کر فقط 15 گز کے فاصلے سے حملہ آور ہوئے۔ دشمن نے بھی جوابی کارروائی کی اور مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ میجر طفیل چونکہ اپنی پلاٹون کی پہلی صف میں تھے، اس لیے وہ گولیوں کی پہلی ہی بوچھاڑ سے زخمی ہو گئے، تاہم وہ زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے ایک دستی بم پھینک کر دشمن کی مشین گن کو ناکارہ بنا دیا۔ جلد ہی دشمن سے دست بدست مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک پاکستان نے دشمن کو پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور نہ کر دیا۔ دشمن اپنے پیچھے 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ گیا۔ اسی رات شدید زخمی ہونے کے باعث میجر طفیل اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میجر طفیل کے اس غیر متزلزل جذبہ حب الوطنی، اعلیٰ درجے کے احساس فرض، شجاعت اور بلند ہمتی کے باعث انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ 5 نومبر سن 1959 کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کراچی میں ایوان صدر میں منعقد ہونے والے خاص دربار میں میجر طفیل محمد کی صاحبزادی نسیم اختر کو یہ اعزاز عطا کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر طفیل محمد کو ان کے یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر ان کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید کی جرأت، بہادری اور ملک کے تحفظ کے لیے عزم کو بلند رکھنا نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے مذموم ارادوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنے مشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان کے مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے بھی میجر طفیل شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر میجر طفیل محمد شہید کے یوم شہادت کے موقع پر مساجد میں قرآن خوانی ہوئی۔ شہید کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کا تنازع پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے گا۔ یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے نیو یارک میں ایک پریس بریفنگ میں کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جموں کشمیر کے تنازع پر اقوام متحدہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔
उधर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम से यकजहती का इजहार किया है। यौम इस्तेसाल के मौके पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सराहा। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों और थानों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की सलामती के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी को ओछे हथकंडों के जरिए तूल दिया जा रहा है और इन्हें इलाज मुआलजे समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उन्होंने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, आसिया अंतराबी और दीगर नजरबंद रहनुमाओं के गैर मुतजलजल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि नजरबंदों और शोहदा की अजीम कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया कि वो ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की हालत ज़ार का जायजा लेने के लिए तहकीकाती टीमें मकबूजा इलाके में भेजें। उधर जिला रियासी में एक 25 साला शहरी थाने में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। शहरी की हलाकत के वाक़े के खिलाफ उसके आबाई गांव में रिश्तेदारों ने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी तक इलाके की मरकजी शहरा बंद कर दी। गजा की पट्टी के वस्ती और जनूबी महसूर इलाकों में इसराइली हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में एक माँ और उसके बच्चे शामिल हैं जो खान यूनुस में खैमे पर बमबारी से झुलस कर हलाक हुए। गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली जारियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद अब 29,700 से बढ़ गई है। उधर फ़लस्तीनी कैदियों की सोसाइटी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों के साथ संगीन बदसलूकी और मुनज़्ज़म तशद्दुद की बैनुल-अक़वामी तहकीकात शुरू करे। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत आज ढाका में हलफ उठाएगी। 84 साला मोहम्मद यूनुस गुज़श्ता रात वतन वापस आए थे। मोहम्मद यूनुस मुशीरों की जमात के सरबराह के तौर पर सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की सरकारी रिहाइशगाह पर हलफ उठाएंगे। और यमन में शदीद बारिशों के बाद हादसात में मरने वालों की तादाद 40 हो गई है, जबकि 5 अफराद लापता हैं। इमदादी इदारों के मुताबिक मगरबी यमन में 500 से ज़ायद घर खाली करा लिए गए हैं और कई सड़कें अभी तक सैलाब की वजह से बंद हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज पेरिस में जारी ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में मुकाबला करेंगे। मुकाबला पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। अरशद नदीम ने मंगल के रोज क्वालिफाइंग मरहले में अपनी पहली ही कोशिश में 86.59 मीटर तक नेजा फेंक कर फाइनल मरहले में जगह बनाई। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका सोने के 27 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। चीन सोने के 26 तमगों के साथ दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 तिलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। श्रीलंका ने कोलंबो में तीसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत को 110 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। गुज़श्ता 27 बरसों में भारत के खिलाफ एक रोज़ा मैचों की 2 तरफा सीरीज में श्रीलंका ने पहली बार किसी सीरीज में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने दूसरे मैच में 32 रन से कामयाबी हासिल की, जबकि सीरीज का पहला मैच ड्रामाई अंदाज में बराबर हो गया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इफ्तिताही बल्लेबाज एहसानुल्लाह जन्नत पर डोमेस्टिक लीग में बदउनवानी से मुतल्लिका सरगर्मियों में मुलव्वस होने में इकबाल जुर्म पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने मर्दों और ख़वातीन के लिए यौम आज़ादी बैनुल-सूबाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चैंपियनशिप हफ्ते को लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू होगी। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान और मशरकी अफ्रीका के ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हजम में गुज़श्ता माली साल के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के दौरान मशरकी अफ्रीकी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में सालाना बुनियाद पर 41% और इन ममालिक से दरामदात में 19% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान कीनिया, मॉरिशस, तंजानिया और मशरकी अफ्रीका के दीगर ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात का हजम
91 करोड़ 87,50,000 डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो माली साल 2023 के मुकाबले में 41.31% ज़्यादा है। माली साल 2023 में मशरकी अफ्रीकी ममालिक को बरामदात से मुल्क को 65 करोड़ 10,40,000 डॉलर ज़र मुबादला हासिल हुआ था। जून 2024 में मशरकी अफ्रीकी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात का हजम 5 करोड़ 44,60,000 डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो मई में 9 करोड़ 27,10,000 डॉलर और गुज़श्ता साल जून में 4 करोड़ 88,30,000 डॉलर था। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान मशरकी अफ्रीका के ममालिक से दरामदात में सालाना बुनियाद पर 19.21% रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2024 में मशरकी अफ्रीकी ममालिक से दरामदात का हजम 94 करोड़ 2,20,000 डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो माली साल 2023 में 78 करोड़ 86,90,000 डॉलर था। जून में मशरकी अफ्रीका के ममालिक से दरामदात पर 6 करोड़ 30,30,000 डॉलर का ज़र मुबादला खर्च हुआ, जो मई में 7 करोड़ 39,90,000 डॉलर और गुज़श्ता साल जून में 4 करोड़ 8 लाख डॉलर था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि एशिया 100 इंडेक्स 759 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 77,874 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 493 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 447 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 434 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 182 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 198 में कमी, जबकि 54 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ यूँ रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 60 पैसे, कीमत फ़रोख्त 289 रुपये 10 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 352 रुपये 85 पैसे, 353 रुपये 49 पैसे, यूरो 304 रुपये 36 पैसे, 304 रुपये 91 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 0 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 13 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,19,054 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर ने आज लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें फ़नकारों ने अपने फ़नपारों के ज़रिए शोहदार कौम के हीरोज़ को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा रशीद ने पाकिस्तान की अदबी और सकाफती तरक्की के लिए आर्ट्स काउंसिल के अज़्म पर जोर दिया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने आवाम को इस साल यौम आज़ादी के मौके पर परचम खरीदने की बजाय पौधे खरीदने का मशवरा दिया है। बुशरा अंसारी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए 14 अगस्त पर सरसब्ज हिलाली परचम की बजाय पौधे खरीदे जाएं। नवीद रज़ा की नई फिल्म लीच को सराहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी सिनेमा घरों में अहम तब्दीली लाई है। ये एक मुनफरिद फिल्म है। फिल्म में रज़ा एक ताकतवर ताजर का किरदार अदा करेंगे, जबकि अदाकार मासूम रज़ा सबसे अहम किरदार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाएंगे। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम ने फिलिपाइन में होने वाले पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी के 2 और कांसी के मुतादिद तमगे जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज ने मुकाबले के सख्त इम्तहान और जांच पड़ताल के बाद मुल्क भर से तलबा का इंतखाब किया। और एस्प्रिन को आमतौर पर दिल के दौरे की रोकथाम के लिए जाना जाता है, लेकिन एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि ये दवा कोलेक्ट्रल कैंसर के खतरात को कम करने से भी ताल्लुक़ रखती है। शाया होने वाली तहकीक में 1,07,655 मर्द और ख़वातीन का 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक जायज़ा लिया। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम के हवाले से कुछ खबरें। महकमा मौसमियात ने कल से पीर तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की नुमाइंदा नबीला शाहीन से। मानसून की तेज हवाएं कल से मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान है। इन हवाओं के जेर असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान है।
ان ہواؤں کے زیر اثر اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ بارش کے دوران تودے گرنے سے خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں سڑکوں کی بندش کا امکان بھی ہے۔ موسلا دھار بارش، آندھی اور آسمانی بجلی روزمرہ کے معمولات کو متاثر کر سکتی ہے، جبکہ کچے گھروں کی چھت، دیوار، بجلی کے کھمبے، بل بورڈز، گاڑیاں اور سولر پینل جیسے کمزور ڈھانچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کسان موسم کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو مرتب کریں۔ مسافروں اور سیاحوں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ محتاط رہیں اور موسمی حالات کے مطابق اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ کے مختلف مقامات پر مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ریکارڈ ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے مقام پر 92 ملی میٹر، پنجاب میں راولپنڈی کے مقام میں شمس آباد پر 68 ملی میٹر، اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ 33، بہول نگر 11، چکوال 10، سیالکوٹ 9، اٹک 6، منڈی بہاؤدین 5، ملتان 4، جوہر آباد گجرات 4، بکر مری 1، خیبر پختونخوا پشاور میں 37، تخبائی 33، مالم جبہ 20، کاکول 3، چیراٹ 2، دیر 1، بلوچستان میں بارخان کے مقام پر 16، قلات خوزدار 11، کشمیر میں راولہ کوٹ سے 4، گڑی دوپٹہ اور کوٹلی میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد وسیم، مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبد القدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد